Hello students, now we are going to start a second chapter polynomial of class 9th. In earlier classes we already studied about polynomials class 9th. ऐसे इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम अर्लियर क्लासेस 7 और 8 क्लास में बहुत कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स और उससे रिलेटेड जो 9th क्लास के टॉपिक्स हैं उसको देखने से पहले हम लोग एक शॉर्ट हिंट्स जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या अर्लियर क्लासेस में जो हमने पढ़ा है उन चीज़ों को एक बार देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे मैथमेटिक्स में हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिम्बॉल्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये सिम्बॉल्स इसमें दो तरह के मीनिंग्स वाले होते हैं क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हुए। एक होता है कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल। ठीक है, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल है क्या? कांस्टेंट का अर्थ होता है चर। ठीक है, कांस्टेंट का अर्थ होता है अचर, मतलब कि जो चल नहीं सकता है, जो बदल नहीं सकता है। मतलब कह सकते हैं कि सिंबल हैविंग फिक्स्ड वैल्यू, वैसे सिंबल्स जिनका अपना एक फिक्स्ड वैल्यू, जिसको हम कहीं भी लिखें तो उस कंडीशन में हर किसी के लिए उसका मीनिंग जो है वो सेम हो। जैसे अगर किसी बकेट में कुछ बॉल्स रखे हुए हैं और 4 स्टूडेंट को बुलाया जाए, अलग अलग कमरे में रखे हुए बॉल्स या अलग अलग बकेट्स में रखे हुए बॉल्स में से कहा जाए कि हर स्टूडेंट्स को इतने बॉल्स जो है वो कलेक्ट करके लाने। 4 स्टूडेंट को 4 बकेट्स में बल्ब्स अगर अलग अलग रखे हुए हैं, 4 स्टूडेंट को भेज कर कहा जाए कि इतने बल्ब या इतने बॉल्स जो है उसमें से निकाल करके लाने। ठीक है, चारों जाएंगे, निकाल करके लाएंगे। जब हम उसको कंपेयर करेंगे तो देखेंगे कि सब में नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो सेम है। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू जो था सबके लिए सेम था। ठीक है, लेकिन वही कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जिसका कोई अपना डिफिनिट या फिक्स वैल्यू नहीं होता है। सिंबल हैविंग नो फिक्स्ड वैल्यू। जैसे अगर वही उन चारों स्टूडेंट को कहा जाए कि इतने बॉल्स निकाल करके लाने हैं अपने अपने बकेट में से, तो वे जो बॉल्स ले करके आएंगे उसमें हम देखेंगे कि हो सकता है कि एक दो स्टूडेंट्स के सेम हो सकता है कि चारों के चारों स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ बॉल्स जो है डिफरेंट। क्यों? क्योंकि इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है। तो जो जैसा एज्यूम करेगा, ठीक है, जिसके साथ जो कंडीशंस एप्लीकेबल होगा उसके अकॉर्डिंग वह उसका मीनिंग्स लगाएगा। ठीक है, तो मैथ्स में हम दो तरह के सिंबल्स यूज करते हैं, एक जिसका एक अपना फिक्स वैल्यू होता है और दूसरा जिसका कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। तो जिनका फिक्स वैल्यू हो वह नॉर्मली हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जबकि जिन सिंबल्स का कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो उसको एज अ वेरिएबल के रूप में हम कंसिडर करते हैं। नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम जब सिंबल्स का यूज करते हैं तो उसमें मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स जो होते हैं वह या तो कोई डिफरेंट साइन होते हैं या फिर अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम एग्जांपल्स में हम दे सकते हैं कि अल्फ़ाबेट्स, मतलब कि ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब जो हम लोग यूज करते हैं ये सब हमारे क्या होते हैं, ये ऐसे सिम्बॉल्स हैं जो कि हमारा कोई फिक्स या कोई डिफरेंट वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है अल्फ़ाबेट्स कह सकते हैं। उसी तरह से इसमें अगर हम लें तो हमारे जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 एंड ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये हमारा न्यूमेरिक सिंबल है और इनको एज अ कांस्टेंट कहता है क्योंकि जहाँ भी लिखे जाते हैं इनका वैल्यू फिक्स होता है। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे सिंबल्स भी हैं
इनका अपना एक डिफरेंट वैल्यू होता है। जैसे पाई लिखते हैं, तो पाई लिखते हैं तो लोग के दिमाग में क्या आता है, 22/7 या 3.14। तो वो भी एक सिंबल है, लेकिन उसका अपना एक फिक्स्ड वैल्यू है। उसी तरह से कहीं अल्फा लिखते हैं, कहीं बीटा लिखते हैं, कहीं थीटा लिखते हैं। इस तरह के ग्रीक सिंबल्स भी बहुत सारे यूज किए जाते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा। तो ये सब सिंबल्स जो हैं, इनका भी अपना कोई डेफिनेट या फिक्स वैल्यू नहीं है। तो उस कंडीशन में ये सब हमारे जो है एज अ वेरिएबल्स के रूप में क्लासीफाई किए जाते हैं, या वेरिएबल्स उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो अब इसमें है कि न्यूमेरिक पार्ट और जो वेरिएबल्स हैं, ठीक है, या लिटरल पार्ट भी हम इसको कह सकते हैं, जो लेटर्स के रूप में होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रीवियस क्लास में पढ़े तो एक शॉर्ट हिंट्स लेते हुए हम लोग इसको चलेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहने का अर्थ है कि कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिक एंड लिटरल पार्ट। ठीक है, या कॉम्बिनेशन ऑफ अ कांस्टेंट एंड एज वेल एज वेरिएबल्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स as well as constants with plus minus multiply और divide signs। ठीक है, प्लस माइनस जो मैथमेटिकल हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इनके हेल्प से सिर्फ वेरिएबल्स, सिर्फ कांस्टेंट या वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, ग्रुप होता है, वो ग्रुप हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम लें तो 3x 5x² माइनस 2x प्लस 1, 3x प्लस 2y 5 माइनस 3z 2p प्लस 1 5ab माइनस x²। तो ये सब जो हमारे हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, जिसमें कोफिशिएंट जो कांस्टेंट्स हैं, वेरिएबल्स हैं, या दोनों ही कंबाइंड में। जैसे यहाँ पर अगर ले 3x जो लिखा गया है, इसका अर्थ क्या है कि 3 इंटू एक्स। ठीक है, उसी तरह से 5x² माइनस 2x प्लस 1, तो इसमें 5 और x² के बीच में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट्स हो, तो ये जो कॉम्बिनेशन, ये ग्रुप जो है, ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं 3a² b, ठीक है, ये 3a² b जब हम लिखें तो इसमें जो ये नंबर है, इसको न्यूमेरिक पार्ट, और ये जो अल्फा कैरेक्टर्स हैं इसको लिटरल पार्ट कहा जाता है। ठीक है, तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जब हम बनाते हैं तो उसमें न्यूमेरिक पार्ट और लिटरल पार्ट जो है वो कंबाइंड होते हैं। ठीक है, या हो सकते हैं कि कई बार ऐसे कंडीशन आते हैं जिसमें लिटरल पार्ट एब्सेंट होता है, तो कई बार ऐसे कंडीशन आते हैं जिसमें कि न्यूमेरिक पार्ट एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये कोई डेफिनेट कंडीशन नहीं है कि नहीं दोनों ही होने चाहिए, दोनों में से कोई एक भी अगर है तो हम उसको एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में लेंगे। अब इसमें कि अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है, मतलब कि ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स और बोथ separated
बाय प्लस और माइनस साइन। ठीक है, मतलब कि वैसे वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स या वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन जो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस साइन के थ्रू सेपरेट होते हैं, तो उन इंडिविजुअल ग्रुप को जो है हम एज अ अलजेब्रिक टर्म्स कहते हैं, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स को कहा जाता है। जैसे अगर कहा जाए टर्म्स ऑफ 3x² माइनस 5xy प्लस 7, तो इसमें जितने भी प्लस और माइनस साइन के थ्रू है उसको हम सेपरेट कर देंगे। जैसे यहाँ माइनस है तो इसको और इसको सेपरेट कर देंगे, तो 3x², इसका फिर यहाँ प्लस है तो इसको सेपरेट करेंगे तो माइनस 5xy और 7। मतलब कि यहाँ जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं उसमें हमारे क्या है 3 टर्म्स है। अगर वही कहा जाए टर्म्स ऑफ 5xy, तो यहाँ पर एक ये सिंगल टर्म है, क्योंकि टर्म्स हम तभी कंसीडर करेंगे जब उसमें बीच में प्लस और माइनस साइन के थ्रू ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो है वो सेपरेट हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो टर्म्स होंगे। अदरवाइज उसको हम एक सिंगल टर्म्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइंस जो है वो टर्म्स को सेपरेट नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन में कहीं भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अगर उसमें टर्म्स पूछा जाए तो जहाँ जहाँ प्लस और माइनस का साइन है उन प्लस और माइनस साइन को हम वहाँ से सेपरेट कर देंगे, तो उससे हमारा जो है मतलब कि अलजेब्रिक टर्म्स जो होंगे वो आपका फाइंड आउट हो जाएंगे। अलजेब्रिक टर्म्स को हम वहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें अब इसमें टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन on basis of number of terms। नंबर ऑफ टर्म्स बेसिस पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो, चूँकि इसमें कहीं कोई नहीं दिया हुआ है कि कितने टर्म्स होने चाहिए, तो वैसे कंडीशन में नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो वैसे कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक या कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्पेशल नेम प्रोवाइड किया गया है, जिसमें पहला है मोनोमियल। मोनोमियल का अर्थ क्या, ओनली वन टर्म। जैसे 3 माइनस 5xy 7x² x²/2 p²q etc। ये सब हमारे क्या है, कहीं भी बीच में प्लस और माइनस का साइन नहीं है, तो ये सभी हमारे एक सिंगल टर्म्स है और इन सबको हम एज अ मोनोमियल कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा बाइनोमियल। इसमें बाई का अर्थ होता है 2, मोनो का अर्थ होता है 1 और मियल मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। तो वैसे कंडीशन में इसमें ओनली 2 टर्म्स, जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स हो, जैसे 3x + 5 2 - 7y² a² + ab। तो इसमें आपको 2 टर्म्स हैं, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, तो उस कंडीशन में इसको हम बाइनोमियल्स कहेंगे। उसी तरह से ट्राइनोमियल्स, ट्राई का अर्थ होता है 3, तो उसको हम कह सकते हैं ओनली 3 टर्म्स, जिसमें सिर्फ 3 टर्म्स हो
तो वो हमारा ट्राइनोमियल, जैसे 2x प्लस 5y माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर ए स्क्वायर बी माइनस 3ab प्लस सी। तो ये सभी हमारे जो है ट्राइनोमियल्स में आते हैं। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एक एक बढ़ते जाएगा। तो इस तरह से इनफाइनाइट नंबर ऑफ ग्रुप्स बनते हैं। तो हर ग्रुप को इंडिविजुअल नेम्स जो प्रोवाइड कर पाना पॉसिबल नहीं है। देने के लिए दे सकते हैं लेकिन उतने याद रखने जो है संभव नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में कुछ स्पेसिफिक कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग उसको पढ़ते हैं और बाकी रिमेनिंग के लिए जो है उसमें एक टर्म यूज करते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉली मतलब कि लार्ज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जिसमें कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है डेफिनेट नहीं हो कि कितने टर्म्स हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 1 हो, तो वो सबको एज अ पॉलिनोमियल्स के रूप में डिफाइन किया जाता है, ठीक है, जो कि हमारा इस 9th क्लास का मेन टॉपिक है। इसको हम कह सकते हैं कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन having one or more terms and variables have non-negative इंटीग्रल पावर। मतलब कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, जिसमें एक या एक से अधिक टर्म्स हो तो वो हमारे पॉलिनोमियल्स में क्लासिफाई किए जाते हैं। लेकिन एक और कंडीशन है कि उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं, जहाँ भी वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, इंटीजर, रेशनल नंबर भी नहीं, फ्रैक्शन भी नहीं, और नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स हम उसमें कह सकते हैं कि इन विच वेरिएबल्स हैव ओनली पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीजर्स जो है वो एज अ पावर के रूप में हो सकते हैं। वो आपका 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। जैसे 2x² माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें देखें 3 जगह वेरिएबल्स हैं, यहाँ, यहाँ और यहाँ। तो वैसे कंडीशन में यहाँ x का पावर 2 पॉजिटिव है, यहाँ x का पावर 1, y का पावर 1 ये भी पॉजिटिव है, यहाँ y का पावर 2 ये भी पॉजिटिव है। तो ये हमारा एक पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसमें पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स, इसमें 2 तरह के वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर यही x² माइनस 5x प्लस 1 तो ये हमारा पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। यहाँ भी x का पावर मान लीजिए अगर ये 4 ही है तो x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 1 है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये सब हमारे जो है एज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन इनको हम पॉलिनोमियल्स के रूप में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो एक सिंगल टर्म भी अगर है, मान लीजिए 3x⁴ या मान लीजिए 3p², यहाँ एक ही टर्म है लेकिन इसमें क्या है, पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल के रूप में क्लासिफाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हमने एग्जाम्पल्स देखे वो सारे के सारे हमारे पॉलिनोमियल्स हैं, ठीक है। और उसमें वही है कि लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम उसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे नेमिंग करते हैं, लेकिन अदरवाइज चाहे तो सबको हम कॉमनली जो है एज अ पॉलिनोमियल्स कह सकते हैं। इसमें यह ध्यान में रखना होगा कि वेरिएबल्स जो है आर नॉट इन फॉर्म ऑफ √x x⁴m/n
एक्स टू द पावर माइनस एन और 1/x, ये इन फॉर्मेट्स में नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर है कहीं भी तो फिर उसको एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, पॉलिनोमियल्स के रूप में हम उसको क्लासीफाई नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि 5x माइनस 2√x प्लस 1 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं, नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर 3x² माइनस 5x टू द पावर 3/2 हो तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। 2 टू द पावर माइनस m प्लस 5m, ऐसे m टू द पावर माइनस 2 5m प्लस 1, ये सब कोई भी एज अ पॉलिनोमियल्स के रूप में क्लासीफाई ना होगी। हाँ, कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट आपका रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन वेरिएबल्स जो हैं, जो उस पॉलिनोमियल के लिए एज अ वेरिएबल के रूप में क्लासीफाइड है, वो रूट में नहीं होंगे, मतलब कि वह nth रूट जो है नहीं होगा। पावर्स फ्रैक्शन में नहीं होंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, फ्रैक्शनल वे में नहीं होनी चाहिए। पावर्स निगेटिव नहीं होगी, क्योंकि निगेटिव होने का अर्थ है कि वह रेसिप्रोकल में जाएगा और फ्रैक्शनल टर्म्स के रूप में आएगा, और न खुद वेरिएबल जो है वह फ्रैक्शन के रूप में, डिनोमिनेटर्स के रूप में रहेगा। ठीक है, तो नॉर्मल वे में हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनके अगर वेरिएबल्स पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ हैं तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर एज ए पावर्स के रूप में, तो उसको एज ए पॉलिनोमियल के रूप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ और टर्म्स हैं जिसको हम लोग देखेंगे। कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट कहने का अर्थ है कि फैक्टर विथ गिवन टर्म, किसी भी जिस टर्म का कोफिशिएंट बताना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, वह टर्म जहाँ भी है उसके जो फैक्टर है, उस फैक्टर को हम वहाँ पर एज ए कोफिशिएंट के रूप में लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है 2x टू द पावर 3 माइनस 5x² प्लस x टू द पावर 4 माइनस 1। अब इसमें अगर पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4, तो देखेंगे कि x टू द पावर 4 कहाँ है, यहाँ, प्लस x टू द पावर 4, यहाँ पर x टू द पावर 4 को छोड़कर क्या है, वहाँ पर नंबर के रूप में 1 है, तो इसका प्लस 1। कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब यहाँ पर है, x क्यूब को छोड़ देते तो बच जाता है 2। कोफिशिएंट ऑफ x² का टर्म्स यहाँ पर है, x² को छोड़ देते हैं तो बच जाता है -5। कोफिशिएंट ऑफ x इसमें नहीं है, x नहीं है, इसका अर्थ क्या है, उसको हम 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं। चूँकि 0 हमारा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो वह प्लस माइनस से वहाँ कोई मतलब नहीं है। वो टर्म्स अगर नहीं अवेलेबल है, वो वेरिएबल अवेलेबल नहीं है जिसका कोफिशिएंट बताना है, तो उसका कोफिशिएंट हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जो हमारा कांस्टेंट, तो वो हमारा -1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लें जिसमें 2 वेरिएबल्स या 3 वेरिएबल्स हो, जैसे कि अगर दे दीजिए 5x³ माइनस 2x² y² प्लस y³। अगर इसमें पूछे जाए कोफिशिएंट ऑफ x³, तो कोफिशिएंट ऑफ x³ यहाँ पर हो गया 5, कोफिशिएंट ऑफ x² y² -2, कोफिशिएंट ऑफ y³ प्लस। इस तरह से कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, उसके किसी भी टर्म्स का अगर कोफिशिएंट निकालना हो, तो ये देखना होगा कि उस टर्म में उसके अलावा कौन सा फैक्टर अवेलेबल है, कौन सा फैक्टर एज अ मल्टीप्लाई के रूप में है, तो वो हमारा जो है उसका कोफिशिएंट हो जाता है।
ठीक है। तो नॉर्मली कोफिशिएंट हमारा न्यूमेरिक और लिटरल पार्ट भी होता है, लिटरल पार्ट के साथ जो एज ए मल्टीपल के रूप में है वही हमारा उसका कोफिशिएंट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसमें हम कह सकते हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल्स हैं उनमें जो हाईएस्ट पावर है वही उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाता है। जैसे 3x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ दो जगह वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल का पावर 1 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो जाएगा। उसी तरह से ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस ए टू द पावर 3, तो इसमें हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, तो हाईएस्ट 3 है, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 हो गया। अगर ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारा सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल्स हैं, जिसमें एक ही काइंड के जो है वेरिएबल्स आपके अवेलेबल हैं। कई बार ऐसे कंडीशन आते हैं जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर देख रहे हैं पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 3। तो देखने में नॉर्मली क्या लग रहा है कि हाईएस्ट पावर जो है वह क्या है, वह हमारा 3 है। ठीक है। लेकिन चूंकि ये मल्टीपल वेरिएबल्स है तो क्या कहा गया है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, मतलब कि ये दोनों वेरिएबल एक साथ है, तो वेरिएबल तो दोनों ही हैं, और जैसे एक्सपोनेंट्स में हम पढ़ते हैं कि लाइक टर्म्स अगर है मल्टीप्लाई में तो उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये भी दोनों हमारा क्या है, वेरिएबल्स है। ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल, लेकिन है वेरिएबल, और ये नहीं कहा गया है कि हाँ किस वेरिएबल का, तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल, लेकिन टर्म्स हमारा वेरिएबल ही है, मल्टीप्लाई में है, तो इनके पावर्स जो होंगे वह ऐड हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पावर 3 हो गया, यहाँ पावर 4 हो गया, यहाँ पावर 2 हो गया, तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यहाँ 4 हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम उसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, किसी भी पॉलिनोमियल का फाइंड आउट करना, तो उसमें सारे वेरिएबल्स जो यहाँ डिफरेंट प्लेसेस पर है सब में देखें, और जो हाईएस्ट पावर है वही उसका डिग्री होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, सिर्फ 5 दिया हुआ है, तो उसमें वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स कि उसको जीरो पॉलिनोमियल के रूप में क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है। अब इसमें आता है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस पर वहाँ पर पॉलिनोमियल्स के कितने टाइप्स हैं, कितने कैटेगरीज हैं, तो इसमें भी क्योंकि पावर्स का कहीं कोई लिमिटेशन नहीं है कि मैक्सिमम कितना पावर होगा, तो ऐसे कंडीशन पावर्स आपका इन्फिनिटी तक जा सकता है, तो इन्फिनिटी तक उसको नेम कर पाना जो है पॉसिबल नहीं है, उसको नॉमिनकल्चर देना जो है पॉसिबल नहीं है। तो कुछ सेट है जो हमारे रिक्वायरमेंट्स में है, जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल, इसमें हम कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिन पॉलिनोमियल्स का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 हो वो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो ax प्लस बी वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ax प्लस बी में a और b क्या हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, और x जो हो गया वह वेरिएबल हो गया। तो
वेरिएबल का पावर क्या है 1 है, तो ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल है और इसी को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म इसको कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स में तो 3x 2y माइनस 1 5 प्लस 2p 3n etc। तो वहाँ पर b जो हमारा कांस्टेंट है वो रहे नहीं रहे, लेकिन वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है। वेरिएबल का होना, वेरिएबल विथ पावर 1 का होना नेसेसरी है, तभी जाकर के उसको हम एज ए लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। उसी तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको कह सकते हैं पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। मतलब कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स जो हैं वो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं। ठीक है, जैसे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ax² प्लस bx प्लस c वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन x² क्योंकि डिग्री 2 तो होना चाहिए, डिग्री 2 ही जब नहीं रहेगा तो फिर वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो वैसे कंडीशन में वेरिएबल का पावर 2 वाला टर्म्स होना जरूरी है, बाकी टर्म्स रहे या नहीं रहे। ठीक, जैसे 2x² माइनस 5x प्लस 1 3y² प्लस 2 7z² माइनस 2z 5x² etc। ठीक है, जैसे यहाँ पर तीनों टर्म्स हैं, a हमारा 2 है, b -5 है, c 1 है। यहाँ पर a 3 है, b नहीं है, b 0 है, c हमारा 1 है, सॉरी 2 है। यहाँ पर a 7 है, b 2 है, c इसमें नहीं है, तो वहाँ पर सिर्फ हमारा a 5 है, वहाँ b और c नहीं है। तो b और c हो ना हो, लेकिन a 0 नहीं हो सकता, x² का टर्म्स होना वहाँ जरूरी है, तो वो हमारा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, प्रश्न क्यूबिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 डिग्री पॉलिनोमियल जो है उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ले ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो क्यूब वाला टर्म्स होना चाहिए, बाकी रहे या नहीं रहे। ठीक है, जैसे p³ माइनस 2p² प्लस 5p माइनस 1 z³ माइनस 2 5x माइनस 2x³ प्लस 1 3y³। ठीक है, उसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो बाई मतलब 2 और क्वाड्रेटिक तो 2 ऑलरेडी है, तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, मतलब कि ax⁴ प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e वेयर e नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि यहाँ पावर 4 का टर्म्स होना चाहिए, बाकी टर्म्स रहे नहीं रहे। जैसे कि x² माइनस x4 माइनस 4x³ प्लस 2x प्लस 1 y⁴ माइनस 5 3z प्लस 2 प्लस z⁴। ठीक है, इस तरह से अगर पावर 5 है
तो 5th डिग्री पॉलिनोमियल 6 है, 6th डिग्री पॉलिनोमियल। मतलब कि इसके बाद अगर पावर्स आते हैं तो उनको हम उनके डिग्री बेसिस पर ही नेमिंग करते हैं। मान लीजिए अगर 10 पावर हाईएस्ट पावर 10 है या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 10 है तो 10th डिग्री पॉलिनोमियल, 5th डिग्री पॉलिनोमियल, 6th डिग्री पॉलिनोमियल, 100th डिग्री पॉलिनोमियल, इस तरह से हम उसको क्लासीफाई करते हैं। तो जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है वह पावर होना चाहिए, बाकी उससे लोअर टर्म्स हैं नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एटलीस्ट वह एक टर्म होना चाहिए जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करता हो। ठीक, तो इस तरीके से जो है हम इसमें पॉलिनोमियल्स को डिग्री बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक और टर्म्स को उसमें अगर हमने इंक्लूड कर दें तो एक टर्म इसमें आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मतलब ए पॉलिनोमियल हैविंग ओनली कांस्टेंट। अगर किसी पॉलिनोमियल में कोई वेरिएबल नहीं है, 2, -3, 2/3, तो ये सब हमारे जो है जीरो पॉलिनोमियल होंगे, क्योंकि इसमें वेरिएबल का पावर जो है वह जीरो है। इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वह हमारा जीरो है। तो कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो हमारा जीरो होता है। ठीक है, लेकिन उसमें अगर जीरो जो है वह अगर सिर्फ लिखा हुआ है तो उसको एज ए पॉलिनोमियल्स के रूप में हम क्लासीफाई नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसमें टर्म है जीरो और जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल दोनों का मीनिंग्स अलग अलग होता है। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल कहने का अर्थ है कि a real number alpha is known as zero of a polynomial px। अब px जो है वो हमारा पॉलिनोमियल के लिए हो गया और x जो हो गया वो उसके वेरिएबल्स के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर हम कोई भी अल्फ़ाबेटिक लिटरल पार्ट जो है वहाँ पर यूज कर सकते हैं एक पॉलिनोमियल को इंडिकेट करने के लिए, और ब्रैकेट में जो देते हैं वह हमारा उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता है। पॉलिनोमियल जिस वेरिएबल्स पर बेस्ड है वो वेरिएबल ब्रैकेट में, और बाकी यहाँ पर हम px, gx, fy, जैसे मान लीजिए अगर वेरिएबल x है तो px लिख लिए, fx लिख लिए, gx लिख लिए। अगर वही मान लीजिए वेरिएबल हमारा y है तो p y, f y, g y, इस तरह से मतलब कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंबॉलिकली, जो है किसी भी पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका होता है। ठीक है, तो कोई पॉलिनोमियल px है जिसका वेरिएबल x है और a जो है अल्फा जो है कोई रियल नंबर हो तो उस अल्फा को इस पॉलिनोमियल का जीरोज कहा जाएगा। कब? तो ए रियल नंबर अल्फा इज नॉन एज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px इफ p अल्फा इक्वल टू जीरो। मतलब कि उस रियल नंबर को उस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह प्लेस करें तो वहाँ जो वैल्यू आएगा वह वैल्यू जो होगा अगर जीरो आता है दैट मीन्स कि वह रियल नंबर जो वेरिएबल की जगह पर रखा गया है वो हमारा क्या है, उस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल में एक से अधिक जीरो हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। मतलब कि उसमें हम दे सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिस डिग्री का होगा, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 है तो उसका 1 जीरो होगा। क्वाड्रेटिक है 2 डिग्री पॉलिनोमियल है 2 जीरो होगा। क्यूबिक है 3 जीरो होगा। बाई क्वाड्रेटिक है 4 जीरो होगा। 10th डिग्री पॉलिनोमियल होगा तो उसमें 10 जीरो होंगे। लेकिन
ये भी हो सकता है कि वे जीरोज आपस में सेम, जैसे मान लीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो जीरोज होने चाहिए, दो जीरोज होंगे, लेकिन ये हो सकता है कि दोनों के दोनों सेम। क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तीन जीरोज होंगे, लेकिन यह पॉसिबिलिटी है कि तीनों के तीनों सेम हो सकता है तीनों डिफरेंट हो, दो सेम हो तीसरा डिफरेंट हो, या तीनों के तीनों सेम हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो जो है वह उसके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के थ्रू डिफाइन किया जा सकता है। जैसे अगर मान लीजिए चेक करना है, अगर मान लीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 4 है और हमको चेक करना है x इज इक्वल टू 2 के लिए, यहाँ पर क्या करेंगे f2 निकालेंगे। f2 मतलब यहाँ पर जो x इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है तो x की जगह पर जहाँ जहाँ पॉलिनोमियल में x है वहाँ 2 रखेंगे, तो ये 2 इंटू 2 माइनस 4, 4 माइनस 4 जीरो हो गया, जीरो हो गया तो कह सकते हैं कि शो x इज इक्वल टू 2 इज, या सिंपली 2 इज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल f(x). तो कहीं भी कोई नंबर दिया हुआ है वह किसी पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं, उसको पॉलिनोमियल में प्लेस करके देखेंगे। अगर जीरो आ जाता है तो उस कंडीशन में वह उसका जीरो है, नहीं आता है तो नहीं। अगर मान लीजिए जैसे x का दो वैल्यू दिया है तो दोनों वैल्यू को बारी बारी से रख करके चेक करेंगे और उससे जो वैल्यू आएगा वही हमारा, अगर जीरो आ जाता है दोनों के दोनों में तो दोनों जीरोज हैं, अगर एक में जीरो आता है एक में नहीं आता है तो जिसमें जीरो आएगा वह उसका जीरोज है, लेकिन जिसका वैल्यू जीरो नहीं आ रहा है, इसे कैलकुलेट करने पर जीरो नहीं आ रहा है तो उसको एज ए जीरोज नहीं लेंगे। अगर इसी में लें तो पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, तो वैसे कंडीशन में अगर मान लें कि x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर b दिया हुआ तो पी बी निकालेंगे, तो a इंटू बी प्लस बी, ये हो गया ए बी प्लस बी नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है कि शो b इज नॉट जीरो ऑफ पी एक्स, वो उस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है। ठीक है, तो जीरोज होने के लिए वैल्यू जीरो आना चाहिए, अगर जीरो नहीं आता है दैट मीन्स कि वो आपका जीरोज नहीं है। तो इस तरह से आपको वेरिएबल्स का वैल्यू दिया जा सकता है, इवेलुएट करने के लिए कहा जा सकता है, चेक करने के लिए कहा जा सकता है कि वह जीरो है या नहीं। जैसे एक अनदर फाइंड वैल्यू ऑफ p minus 1 and p 2/3 for px is equal to x square minus 2x plus 3। तो यहाँ करेंगे क्या, here px is equal to एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, वैल्यू किसका निकालना है, p माइनस 1 का, तो शो p माइनस 1, तो जहाँ जहाँ x है तो वहाँ माइनस 1 का स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3, तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस 3 6 हो गया, p 2/3 निकाला है, तो एक्स स्क्वायर 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2/3 प्लस 3, तो ये हो गया 4/9 माइनस 4/3 प्लस 3। अब इसको एलसीएम ले ले तो 9, 4 माइनस 12 प्लस 9 3 या 27, जैसे एलसीएम क्या हो गया 9 हो गया, तो 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, तो 3 4 जा 12 और प्लस 9 3 जा 27, तो 27 प्लस 12, 27 प्लस 4 31, 31 माइनस 12 19/9। इस तरह से इवेलुएट कर सकते हैं। अगर इसी में
टू फाइंड जीरो अगर कहा जाए, टू फाइंड जीरो, तो पहले तो फैक्टराइज द पॉलिनोमियल। जैसे अगर पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3, इसके जीरोज निकालने हैं, तो फॉर जीरोज पी एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, मतलब कि वह जीरोज वह वैल्यू जो होना चाहिए उसके लिए पी एक्स का वैल्यू इवेलुएट करने पर जीरो आना चाहिए। तो ये हो गया 2x माइनस 3 इक्वल टू जीरो, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2, दैट इज जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3/2। उसी तरह से एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है, तो फॉर जीरोज एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जीरो, तो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब उसमें दो टर्म्स में मल्टीप्लाई में है, तो उसका वैल्यू जीरो तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों वैल्यू हमारे जीरो, या एटलीस्ट दोनों में से कोई एक जीरो होगा, तभी उसका प्रोडक्ट जो है वो जीरो हो सकता है। तो बाइनरी वाइज से करेंगे, आइदर एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू 1, और एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस 2। तो शो जीरोज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एंड माइनस 2। इस तरीके से जो है अगर जीरोज फाइंड करने हैं तो पहले पॉलिनोमियल्स अगर फैक्टराइजेबल है तो फैक्टराइज करेंगे, नहीं तो इक्वल टू जीरो करके उससे वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, और जो वैल्यू आएगा वही उसका जीरोज होगा। अगर किसी पार्टिकुलर रियल नंबर के लिए उस पॉलिनोमियल को इवेलुएट करना है, तो जैसे यहाँ पी माइनस 1 के लिए करना था, तो जहाँ जहाँ वेरिएबल में एक्स था वहाँ पर माइनस 1 प्लेस कर दिए, जो कैलकुलेट करने पर वैल्यू आएगा वही उसका वैल्यू होगा। जीरोज है या नहीं चेक करना हो तो उसी तरह से वैल्यू को रखेंगे, और अगर जीरो आ गया जैसे यहाँ पर किया गया था, जीरो आ गया तो वह जीरोज है, नहीं आएगा तो नहीं। तो जीरो चेक करने के लिए वैल्यू निकालेंगे, जीरो आ गया तो जीरोज है, ठीक है। अगर मान ली कि ये जीरोज निकालना हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो पॉलिनोमियल दिया उसको इक्वल टू जीरो करके वहाँ से वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, उसमें किसी पार्टिकुलर वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल को इवेलुएट करना, कोई नंबर दिया हुआ है तो वो जीरोज है या नहीं चेक करना, या किसी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालना। तो ये इतना काम हम इस बेसिस पर कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे जो हमारे इसमें रिमेनिंग टर्म्स हैं, जैसे रिमाइंडर फैक्टर, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है। इसके अलावा फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मोड्स, फैक्टराइजेशन से रिलेटेड एप्लीकेशंस, तो उन सबको हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए थैंक यू।